हेलो एवरीबॉडी। हम लोग ट्रांसलेशन में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का स्टडी कर रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आज हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ेंगे। तो देखिए ट्रांसलेशन में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लॉज। बी ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं। ट्रांसलेशन में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ रहे हैं और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आज हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ेंगे। ठीक, तो एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है हमें यह जानना है। जो कार्य एडजेक्टिव का होता है वही काम एडजेक्टिव क्लॉज का भी होता है। एडजेक्टिव एक दो शब्दों में होता है, जबकि एडजेक्टिव क्लॉज एक उपवाक्य के रूप में होता है, एक ऐसे सेंटेंस के रूप में होता है, एक ऐसे क्लॉज के रूप में होता है जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो। ठीक है, वह एडजेक्टिव क्लॉज होता है। तो एडजेक्टिव क्लॉज भी नाउन की तरह से एडजेक्टिव क्लॉज भी जो होता है वह किसी नाउन या प्रोनाउन का ज्ञान कराता है, उसके बारे में बताता है। ठीक है, और जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है वह अपने पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन से संबंध दर्शाता है, इसीलिए इसे रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है। एडजेक्टिव क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है क्योंकि यह अपने पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन के संबंध में बताता है। ठीक, संबंध में बताता है, इसलिए यह रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव क्लॉज भी कहा जाता है। ठीक है, जो यह क्लॉज है यह हु, हुज, whom, which, that, such as, where, when, why, how आदि से शुरू होता है। ठीक है, जो एडजेक्टिव क्लॉज है वह देखिए who, whom, where, that, such as। ठीक है, तो ये सब जो है जो कंजंक्शंस है इन सब से शुरू होता है। इनके साथ साथ कुछ और भी कंजंक्शन है, जैसे वेयर, वाई, वेन, हाउ, वेयर, वाई, वेन, हाउ। जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है इन सभी कंजंक्शन से शुरू होता है, और जो एक कंजंक्शन है इनका हिंदी में जब हम अनुवाद करते हैं तो जो, जहाँ, जिसका, जिसे आदि का सेंस आता है। जो, जहाँ, जिसका, ये सब सेंस आते हैं इसमें। बस ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज के कंजंक्शंस रहे और उसका हिंदी में अनुवाद रहा। ठीक है, जिसे या जिस तरह भी कर सकते हैं, जिसे, जिस तरह, इस तरह से जो है इसका हिंदी में सेंस आएगा। ठीक है, तो इसके लिए कुछ और भी रूट्स हैं,
उन रूल्स को जान लेना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, पूरा गड़बड़ हो जाएगा। जैसे ऑल, एवरीथिंग, एनीथिंग या सुपरलेटिव डिग्री के पश्चात हम दैट लगाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको कि ऑल, एवरीथिंग, एनीथिंग, ऑल एवरीथिंग, एनीथिंग के पश्चात दैट कंजंक्शन लगता है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे, ये सभी के सभी रूल्स हैं और इन रूल्स को हमें फॉलो करना ही है, नहीं तो फिर ग्रामेटिकली वह गलत हो जाता है। सच के बाद एज का प्रयोग होता है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से कुछ रूल्स आपने देख लिया। अब आप यह भी जानिए कि किसी निर्जीव के लिए या किसी एनिमल्स के लिए, प्राणी के लिए हम विच लगाते हैं या दैट लगाते हैं। किसी सजीव के लिए, किसी व्यक्ति के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह के कुछ कंडीशन को भी ध्यान में रखना है। चलिए देखिए आगे। या वही कमीज है जो मैंने आपके लिए खरीदी थी। यह वही कमीज है जो मैंने आपके लिए खरीदी थी। देखिए, तो यह आपका जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है क्योंकि जो इसमें क्लॉज है वह सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है। जैसे देखिए, यह वही कमीज है, दिस इज द शर्ट जो मैंने आपके लिए खरीदी थी, विच आई बॉट फॉर यू। बस बन गया, यह वही कमीज है जो मैंने आपके लिए खरीदी थी। दिस इज द शर्ट विच आई बॉट फॉर यू। देखिए, यह आपका एडजेक्टिव क्लॉज है और एडजेक्टिव क्लॉज होता है किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसके बारे में बताता है। यह वही शर्ट है, शर्ट जिसे मैंने आपके लिए खरीदी थी। ठीक है, जिसे यानी शर्ट, पूरी ये बात जो है ये शर्ट के लिए बताया जा रहा है, इसलिए ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज हो जाएगा या रिलेटिव क्लॉज हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यह वही लड़की है जिसने कल मेरा कलम चुराई थी। यह वही लड़की है जिसने कल मेरी कलम चुराई थी। देखिए, यह वही लड़की है। दिस इज द गर्ल। यह वही लड़की है, दिस इज द गर्ल जिसने कल मेरी कलम चुराई थी। ओ स्टोल माई पेन स्टडी। यह वही लड़की है जिसने कल मेरी कलम चुराई थी। दिस इज द गर्ल
हु स्टोल माई पेन स्टरडे। तो ठीक है, ये आपके समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पर वही बात है, देखिए यहाँ पर विच लगा हुआ है, यहाँ पर हु लगा हुआ है, विच शर्ट के लिए आया हुआ है, निर्जीव के लिए आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो के लिए विच लग गया। यह वही लड़की है जो कल मेरी कलम चुराई थी, या जिसने कल मेरी कलम चुराई थी, सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पर विच लग गया, यहाँ पर हु लग गया, क्योंकि हु जो है यहाँ पर गर्ल के लिए आया हुआ है। किसी व्यक्ति के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं, निर्जीव या जानवरों के लिए विच का प्रयोग करते हैं। इसके साथ साथ आपको यह भी जानना है। नेक्स्ट, जो मेहनत करता है सफल होता है। जो मेहनत करता है सफल होता है। तो देखिए, जो मेहनत करता है सफल होता है, तो बन जाएगा ही हु वर्क्स हार्ड succeeds। He who works hard succeeds। He who works hard succeeds। जो मेहनत करता है वह सफल होता है, यानी वह व्यक्ति जो मेहनत करता है सफल होता है। नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यह वही कॉलेज है जहाँ मैं पढ़ा था। यह वही कॉलेज है जहाँ मैं पढ़ा था। जहाँ मैं पढ़ा था, ठीक है, यह वही कॉलेज है। दिस इज द कॉलेज जहाँ मैं पढ़ा था, वेयर आई रेड। देखिए, दिस इज द कॉलेज वेयर आई रेड। यह वही कॉलेज है जहाँ मैं पढ़ा था या जहाँ मैं पढ़ता था। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर जहाँ वेयर लग गया, क्योंकि यहाँ पर कोई जगह का सेंस आ रहा है, जगह की बात की जा रही है। ठीक, चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। देखिए इसे, नेक्स्ट सेंटेंस बताते हैं आप। नेक्स्ट सेंटेंस आपको बताना है, फिफ्थ सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पांचवा सेंटेंस। वह लड़का जिसके पिताजी इंजीनियर हैं बड़ा कुशाग्र बुद्धि का है। देखिए, वह लड़का जिसके पिताजी इंजीनियर हैं बड़ा कुशाग्र बुद्धि का है।
वह लड़का जिसके पिताजी इंजीनियर हैं, वह लड़का जिसके पिताजी इंजीनियर हैं बड़ा कुशल बुद्धि का है। तो बनाइए। द बॉय whose father is an engineer. The boy whose father is an engineer is very short-minded. बन गया। वह लड़का whose father is an engineer, जिसके पिताजी इंजीनियर हैं, इज वेरी शार्प माइंडेड, वह बहुत शार्प माइंडेड का है, यानी कुशाग्र बुद्धि का है। ठीक है। नेक्स्ट, यह वही घोड़ा है जिसको मैंने कल खरीदा था। यही घोड़ा है जिसको मैंने कल खरीदा था। बन जाएगा। यह वही घोड़ा है जिसको मैंने कल खरीदा था। बनाइए। दिस इज द सेम हॉर्स which I bought yesterday. This is the same horse. This is the same horse as I bought yesterday. यह वही घोड़ा है जिसे मैंने कल खरीदा था। देखिए यहाँ पर हिच भी लगाते हैं तो कोई ज़्यादा अटपटा नहीं लग रहा है, लेकिन यह ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। दिस इज द सेम हॉर्स विच आई बॉट yesterday, गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका रूल है सेम के बाद आप एज का प्रयोग किया करेंगे, सच के बाद आप एज का प्रयोग किया करेंगे। बस ये रूल है। यह वही घोड़ा है जिसको मैंने कल खरीदा था। तो बन गया। नेक्स्ट देखते हैं। कोई भी वस्तु जो तुम चाहते हो ले लो। कोई भी वस्तु जो तुम चाहते हो ले लो। ठीक है। कोई भी वस्तु, एनीथिंग, टेक एनीथिंग, टेक एनीथिंग दैट यू लाइक। टेक एनीथिंग दैट यू लाइक। तो आपको जैसे मैंने बताया है कि जब भी वाक्य में ऑल, एनीथिंग, ऑल, एवरीथिंग, एनीथिंग दिया रहेगा तो उसके बाद हम दैट लगाएंगे। जबकि विच लगाए हैं तो कोई ज़्यादा अटपटा नहीं लग रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा।
कोई वस्तु जो तुम चाहते हो ले लो। टेक एनीथिंग विच यू लाइक। विच बोलने पर कुछ अटपटा नहीं लग रहा है, लेकिन ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। एनीथिंग के बाद आपको दैट का ही प्रयोग करना है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। कॉम्पिटिशन्स में यहाँ पर विच कर देगा और आपको पता नहीं रहेगा तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, आप सही नहीं कर पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। जो चढ़ेगा सो गिरेगा। जो चढ़ेगा सो गिरेगा। जो चढ़ेगा सो गिरेगा। He who rides will fall. He who rides, जो चढ़ेगा वह गिरेगा, will fall। इसका रूल आपने पढ़ लिया है। यह रूल कि फ्यूचर टेंस में दो वाक्य होते हैं, दो क्लॉज होते हैं, तो उस कंडीशन में जो हु वाला क्लॉज होता है वह प्रेजेंट इंडिपेंडेंट में और दूसरा फ्यूचर इंडिपेंडेंट में। ठीक, तो इस तरह से आपने देख लिया। चलिए कुछ और सेंटेंस आपको बताते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कुछ और। नेक्स्ट नाइन्थ देखते हैं। नाइन्थ जैसे यही तरीका है जिससे नटखट विद्यार्थियों को सुधारा जा सकता है। यही तरीका है जिससे नटखट विद्यार्थियों को सुधारा जा सकता है। तरीका है जिससे नटखट विद्यार्थियों को सुधारा जा सकता है। देखिए यही तरीका है जिससे नटखट विद्यार्थियों को सुधारा जा सकता है। बनाइए, दिस इज द वे। यही तरीका है जिससे बाय विच नटखट विद्यार्थियों को सुधारा जा सकता है। नटखट मीन्स नॉटी। कैन नटखट विद्यार्थियों को सुधारा जा सकता है। और तो इस सत्य दिस इज द वे बाय विच नॉटी स्टूडेंट्स कैन बी मेंटेड। दिस इज द वे बाय विच नॉटी स्टूडेंट्स कैन बी मेंटेड। यह वही तरीका है जिससे नटखट विद्यार्थियों को सुधारा जा सकता है। चलिए इसी से मिलता जुलता एक सेंटेंस और बताता हूँ। यही समय है जब तुमको पढ़ना चाहिए।
यही समय है जब तुमको पढ़ना चाहिए। यही समय है जब तुमको पढ़ना चाहिए। दिस इज द वे या दिस इज द टाइम। दिस इज द टाइम when you should read। यह वही समय है जब तुमको पढ़ना चाहिए। दिस इज द टाइम when you should read। तो इस तरह से आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में जान लिया, आपने एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में जान लिया कि हम ऐसे वाक्यों का किस तरह से अनुवाद करते हैं। ओके।